चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है। एक्सरसाइज 6.2 वक्रों का वर्धमान और ह्रासमान। देखिए, वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीज माने होता है बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में है वर्धमान है, या ह्रासमान है। ह्रासमान का मतलब डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में। तो किसी भी वक्र को ये जानना कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, ये कैसे जाना जाए। तो पहले तो ये जान लीजिए कि देखिए, जैसे ये सवाल पहला दिया गया है, सवाल के ही माध्यम से शुरू करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये सिद्ध करना है। अब देखिए, ये r क्या है? r है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सारी संख्याएं होंगी। उन संख्याओं का एक समुच्चय है और उस समुच्चय के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके बारे में एक संबंध दिया गया है। वो संबंध f क्या है? एक संबंध है। वो क्या करता है? r के प्रत्येक एलिमेंट, जिनको हम x कहते हैं, r के जो एलिमेंट होंगे हमारे 1 2 3 -1 -2 -4 सारे एलिमेंट जितने हैं, इनको हम x1 x2 x3 x4 x5 इस तरीके से मान के चलते हैं। इन सब को x को कहा ले जाता है f 3x प्लस 17 में। जैसे मान लीजिए कि अगर x का मान 1 है तो fx का मान क्या होगा? x का मान अगर हम 1 कहें तो fx का मान क्या होगा? fx में रख के देख ले, यहां 1 लिखेंगे तो 3 गुणा 1 धन 17 बराबर 20 आएगा। इसका मतलब 1 को 20 से जोड़ेगा। f क्या करेगा? 1 को 20 से जोड़ेगा। अगर हम x बराबर 2 ले लें तो fx क्या होगा? 3 गुणा 2 धन 17 बराबर 3 दूना 6 23। 2 को 23 से जोड़ेगा। ये f जो है, इसका ये काम है कि इन सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन संख्याओं का एक दूसरी संख्याओं से संबंध बनाना। अब देखिए, अगर x का मान 1 है और fx का मान 20 है, फिर हमने x का मान 2 लिया और fx का मान 23 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान अगर हम बढ़ाएंगे, 1 से 2 करेंगे, तो fx का मान भी 20 से 23 हो गया, बढ़ गया। ये बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, ये प्रत्येक फलन में ऐसा नहीं होगा कि x का मान बढ़ाया जाए तो fx का मान बढ़ ही जाए। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये निर्भर करता है उस फलन पर। मैं इस फलन की बात कर रहा हूं कि अगर x का मान 1 है, फिर x का मान 2 रखा, तो fx का मान 20 था, 23 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 बड़ा है x2 से, अब देखिए इसमें x1 छोटा है, इसको अगर हम x1 कहें और इसको हम x2 कह दें, तो हमको ये लिखना पड़ेगा यहां पर कि x2 का मान बड़ा है, तो x2 बड़ा है किससे? x1 से। देखिए, बहुत छोटी चीज है ये, बहुत ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है कि बहुत कठिन है। मैं बहुत सरल ढंग से तुमको समझा दे रहा हूं कि कुछ इसमें है ही नहीं। x1 का मान 1 था, x2 का मान 2 था। अब देखिए, x2 का मान बड़ा है, x1 का मान कम है, तो हमने लिख दिया x2 का मान बड़ा है और x1 का मान छोटा है। ये जो जिधर नोक होती है वो छोटा होता है, जिधर ये
फैला वाला हिस्सा होता है ये बड़ा होता है, x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से। अब देखिए fx2, जब ये x1 है तो ये fx1 हो गया, जब ये x2 है तो ये fx2 हो गया। अब इसका मान कितना हो गया 23, इसका मतलब fx2 का मान बड़ा है fx1 से। अगर ये शर्त लागू हो रही है कि अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो उसका अगर x2 बड़ा है तो fx2 भी बड़ा होगा। अगर x1, अगर हम ये इस तरह होता कि x1 बड़ा होता x2 छोटा होता तब fx1 बड़ा होता और fx2 छोटा होता। अगर ये शर्त लागू हो रही है तो समझ लीजिए कि यह फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। अगर ये उल्टा होता, उल्टा का मतलब कि अगर x1 बड़ा है x2 से, देखिए x1 बड़ा है लेकिन हो क्या रहा है, यहां fx1 छोटा हो रहा है fx2 से। देखिए उल्टा हो गया, x1 बड़ा था अब यहां पर fx1 छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में जो फलन होगा वो ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये आपको अच्छी तरीके से देखिए, बस यही 2-3 चीजें इसमें हैं जिसको आपको याद रखना है कि अगर x1 का मान बड़ा है तो fx1 का मान भी बड़ा होगा, तब वर्धमान होगा फलन। लेकिन अगर x1 का मान छोटा है, देखिए मैं x2 नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप एक चीज पर ध्यान रखिए, x1 का मान अगर छोटा है तो अगर छोटा है तो किसी से छोटा होगा, तो किससे, x2 से। x1 का मान छोटा है अगर और fx1 का मान बड़ा है तो क्या होगा, फलन डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा। एक तरीका तो यह है निकालने का, और दूसरा तरीका यह है कि फलन को सीधे सीधे उसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो फलन को, और dy/dx का मान निकालो। अब ये हमारा जो fx लिखा हुआ है, इसी fx को हम y भी तो लिखते हैं, fx को हम क्या लिखते हैं, y। तो चाहे इसको हम कहें कि fx बराबर इतना, चाहे कहें y बराबर इतना। तो अगर fx बराबर, और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये f' हो जाएगा, f'। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें, अगर डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक आता है उत्तर, तो हमारा फलन वर्धमान होगा। और अगर अवकलन करने पर ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, तो फलन ह्रासमान होगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि डिफरेंशिएट किया तो f' का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा। कभी कभी ऐसे भी फलन मिलते हैं कि जो कुछ दूर तक इंक्रीजिंग होते हैं, कुछ दूर तक आगे चल के फिर डिक्रीजिंग हो जाते हैं। तो ये निर्भर करता है इस बात पर कि हम फलन का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान मान निकाल रहे हैं वो किन मानों के बीच में निकाल रहे हैं, किस इंटरवल में निकाल रहे हैं, किस अंतराल में निकाल रहे हैं। ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सवाल लगाएंगे तो सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल बताने पर आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर शायद बहुत कठिन है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर कठिन होते हुए भी मैं इतना सरल कर दूंगा कि आपको लगेगा कि शायद इससे सरल कोई चैप्टर है ही नहीं। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको क्लियर कर दूंगा।
आप सवाल लगाते लगाते इसकी पूरी थ्योरी समझ जाएंगे। बस मैंने जितना बताया कि आप इसको फलन को पहले डिफरेंशिएट कीजिए, इसका अवकलन निकालिए। अवकलन आपने कक्षा 11 में 11th में पढ़ा है अच्छी तरीके से। डिफरेंशिएट करा, और डिफरेंशिएशन इसका भी बहुत कोई कठिन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि जब इसको हम हल करेंगे तो फलन हमारा है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अब हम निकाल लें f डैश x, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3x का 3 आएगा प्लस 17 का क्या होगा 0। अब ये देखिए f डैश x का मान जो 3 आ रहा है ये क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। देखिए इन सवालों में थोड़ा तर्क है, तर्क आप खूब कीजिए, रफ में लगाते समय भी खूब तर्क सहित उसको लिखिए। उससे एक फायदा ये होगा कि एक सवाल को आप 3 बार 4 बार 5 बार अगर लगाएंगे और हर बार तर्क करके लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पहली बार तर्क करने के में आपने जितना लिखा था दोबारा आप जब सवाल लगाएंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरी बार और कम हो जाएगा, क्योंकि तमाम तर्क आप दिमाग में ही कर लेंगे, कॉपी में उनको लिखना नहीं पड़ेगा। तो 4-5 बार अगर आपने एक सवाल को लगाया तो चौथी 5वीं बार वो सवाल बहुत थोड़े में लग जाएगा, और जितने में लगेगा वही आपको इम्तिहान में उतना ही लिखना पड़ेगा। बाकी सब तर्क वाली चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इम्तिहान में अगर 1 नंबर का सवाल आएगा, बहुत तर्क करके आप लिखेंगे, एग्जामिनर जान तो जाएगा कि आपको जानकारी बहुत कुछ है, लेकिन उसका फायदा ये नहीं हो सकता कि 1 नंबर के सवाल में आपको वो 2 नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो सवाल जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर में हमको उसको लिखना भी है, उतना ही हिस्सा, ज्यादा समय उस पर नहीं देना है। तो आप तर्क खूब कीजिए, रफ में लगाते समय, लगाते लगाते धीरे धीरे आपकी सवाल इतना सेट हो जाएगा कि आप बिल्कुल थोड़े से में ही उसका उत्तर लिख देंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो 3 आया है ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। अब कंडीशन क्या है कि यदि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब सारी संख्याएं धनात्मक ही होंगी, तो धनात्मक हो गया। तो चाहे उसको हम धनात्मक कहें, पॉजिटिव कहें, और चाहे ये कहें कि 0 से बड़ा। तो मैथमेटिक्स में हर चीज प्रतीक के रूप में लिखने का प्रचलन है। उसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा है तो हमारा फलन वर्धमान है। अब आपको लिखना है चूंकि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन r पर वर्धमान है। फलन r पर वर्धमान है। अब देखिए ये भी तर्क हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि f डैश x का मान 0 से बड़ा होने पर फलन वर्धमान क्यों होता है, f डैश x का मान 0 से कम होने पर, मतलब ऋणात्मक होने पर वो ह्रासमान क्यों होता है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि धनात्मक होने पर या ग्रेटर देन 0 होने पर ये वर्धमान होता है। इन्हीं के बीच में मैं आपको ये बता दूंगा कि f डैश x का मान 0 से बड़ा होने पर वर्धमान क्यों होता है। अभी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप करना चाहता हूं, वरना उत्तर तो हर क्यों का मिलेगा आपको। बस ये आप ध्यान में रखिए कि आपको कितने की जरूरत है। मैं आपको ये बताऊंगा कि f डैश x का मान या इसको डिफरेंशिएट करने पर dy बाई dx का मान या f डैश x का मान धनात्मक होने पर फलन वर्धमान क्यों होता है। तो मेरी समझ से ये बात इतनी समझ में आ गई है कि fx बराबर 3x प्लस 17 ये हमारा फलन दिया गया है और कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये वर्धमान है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर जो कुछ भी आ रहा है उसका मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है। हमने लिख दिया चूंकि f डैश x का मान 3 है
इसका मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन r पर वर्धमान है। अब देखिए ये पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी का। सिद्ध कीजिए कि r पर fx इज इक्वल टू e⁻2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये हमारा फलन दिया गया है, fx इज इक्वल टू e⁻2x। सोल्यूशन में देखिए, ये सवाल तो एक लाइन का है, fx इज इक्वल टू e⁻2x। हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x का मान निकाला हमने, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, e⁻2x का e⁻2x होता है, 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं 2 आता है, इसका मतलब 2e⁻2x ये आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए 2 जो ये लिखा हुआ है ये तो प्लस में है 2, इसकी वजह से ना ये धनात्मक होगा, मतलब इसकी वजह से ये ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि +2 है। इसका मान जितना होगा, किसका मान, e⁻2x का, इसी के मान पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसका मान अगर धनात्मक होगा तो 2 से गुणा करने पर धनात्मक आएगा, इसका मान ऋणात्मक होगा तो 2 से गुणा करने पर ऋणात्मक होगा। अब e⁻2x का मान क्या होता है, अब इसको जान लीजिए, ये इम्तिहान में नहीं लिखना है। e⁻x सदैव धनात्मक होता है। e⁻x, अब x की जगह चाहे जो लिखिए, 2x, 3x, 4x, 5x, -2x, -3x, चाहे जो आप लिखेंगे वो हमेशा धनात्मक ही होता है। तो अगर ये हमेशा धनात्मक होता है तो इसका जब 2 से गुणा करेंगे तो ये धनात्मक ही होगा, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन 0। अगर ये धनात्मक है तो ग्रेटर देन, आप ऐसे ही लिखेंगे बस सीधे सीधे, बस सीधे ग्रेटर देन 0। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन r पर वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। देखिए वर्धमान इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जैसे मान लीजिए हमने कोई ये ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ ले लिया हमने, ये हमारा वक्र है, ये वक्र कुछ भी होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है, वक्र इस तरीके से है, इसके प्रत्येक बिंदु पर x और y के मान जरा सा आप ध्यान दे दीजिए बस। जैसे हमने ये बिंदु लिया, इस बिंदु के लिए क्या होगा, x का मान यहां से यहां तक और y का मान ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। हम x का मान थोड़ा और बढ़ा दें, मान लो यहां से यहां तक आ गए, ये बिंदु y का मान क्या हुआ, ये हमारा x हो गया यहां से यहां तक, इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसको y2 कह दिया। इस x2 के लिए ये y2 है। अब देखिए x1 और y1 ये बिंदु है, x2 और y2 ये बिंदु है, इसमें क्या लग रहा है आपको, x का मान हमने बढ़ाया, x का मान हमने बड़ा किया, बढ़ा दिया, तो y का मान क्या हो गया, कम हो गया। y का मान पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। x का मान बढ़ाया तो y का मान कम हुआ, इसका मतलब कि ये हमारा जो वक्र है ये डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। ये हमारा क्या है, ह्रासमान, क्योंकि x के मान के बढ़ने, इसके किसी बिंदु पर ले लो, ये बिंदु ले लिया हमने, मान लो देखिए x का मान यहां से यहां तक हो जाएगा और y का मान इतना हो गया। x का मान और जितना बढ़ाते जाएंगे y का मान कम होता जाएगा। तो ये इस तरह के वक्र को हम क्या कहेंगे, ह्रासमान, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर यही वक्र हमारा इस तरह होता, तब क्या होता, ये बिंदु ले लिया हमने और ये बिंदु ले लिया, इसके लिए देखिए x का मान, ये x का मान हो गया यहां से यहां तक और ये y का मान हो गया।
अब ये वाला बिंदु लेंगे तो x का मान यहां से यहां तक हो गया, y का मान ये हो गया। x का मान बढ़ा तो y का मान बढ़ा। अब x का मान बढ़ेगा तो y का मान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए क्रम में है। ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग हुआ। अगर x का मान बढ़ेगा और y का मान भी बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा ये इंक्रीजिंग वर्धमान। और अगर x का मान बढ़ाया, y का मान कम हुआ तो ये ह्रासमान या डिक्रीजिंग। तो x वर्धमान और ह्रासमान वाले ग्राफ अभी आएंगे सब सवाल में आपके। आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक्सरसाइज सरल है, अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर आप इसको समझे नहीं रहेंगे तो आगे के सवालों में थोड़ा तर्क करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझ करके तब आप आगे बढ़िए। बहुत आसानी से सारे सवाल मैं अच्छे ढंग से आपको समझा दूंगा, सवाल आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x से प्रदत्त फलन, 3 पार्ट इसमें सवाल दिए हैं। उसमें a 0 से π/2 में वर्धमान, b π/2 से π में ह्रासमान, c उसने दिया है 0 से π में न वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अब इसका एक उदाहरण आप समझ लीजिए तो आप मैं सवाल बताऊंगा आगे। जैसे मान लिया हमने, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा एक ग्राफ है, इसको हमने कह दिया 0 0, ये हमारा π/2, ये π, ये 3π/2 और ये 2π, ये हमने x अक्ष पर ले लिया। अब बताइए साइन का मान, साइन 0 पर तो 0 होता है, साइन π/2 पर क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, अधिकतम होता है। फिर साइन π का मान 0 हो जाएगा, साइन 3π/2 का मान -1 होगा, साइन 2π का मान ये होगा। अब इस वक्र के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। अरे भाई यहां से यहां तक देखिए ये क्या है, बढ़ रहा है, वर्धमान हुआ। फिर यहां से यहां तक ये डिक्रीजिंग हुआ, ये भी डिक्रीजिंग है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीजिंग हो गया। फिर यहां से देखिए ये इंक्रीजिंग है। तो किसी किसी वक्र में ऐसी भी बातें समस्या आती है कि वो कुछ दूर तक, अपने कुछ भाग तक वर्धमान भी हो सकता है और ह्रासमान भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि किस इंटरवल में, किस अंतराल की बात की जा रही है, इसीलिए यहां पर उसने अंतराल दे दिया। अब देखिए अंतराल के बारे में मैं आपको बता दूं, अंतराल 2 तरह के होते हैं। जैसे ये 0 से π/2 लिखा हुआ है, बगल में छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम 0 और π/2 के बीच वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको लेंगे, न 0 को लेंगे न π/2 को लेंगे, 0 छोड़ देंगे, π/2 को छोड़ देंगे, इनको नहीं लेंगे। इसी तरीके से π/2 और ये π है, इसमें π/2 भी नहीं लेंगे और π भी नहीं लेंगे, इसके बीच में जो संख्याएं हैं उनको लेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या है ये, ओपन इंटरवल। ये छोटा वाला ब्रैकेट लगता है, और अगर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया जाएगा, मान लीजिए अभी ये बड़ा ब्रैकेट लगा होता तो इसको हम कहते क्लोज इंटरवल। इसमें 0 भी लिया जाएगा और π/2 भी लिया जाएगा, इसके बीच में जो संख्याएं होंगी उनको भी लिया जाएगा, सब सारी संख्याएं इकट्ठा ली जाएंगी उसमें। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो इंटरवल दिया गया है किस तरह का दिया गया है इंटरवल। ये इंटरवल ओपन इंटरवल है जिसमें 0 और π/2 और π, 0 से π, ये इनको छोड़ करके बात की जा रही है। अब देखिए पहले हम मान लीजिए कि बी और सी पार्ट है ही नहीं, चलिए बी और सी पार्ट नहीं है,
केवल ए पार्ट है, हम ए की बात करते हैं, ए पार्ट, ए हमारा सवाल है। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये काम हमारा हो गया डिफरेंशिएशन का। अब यही एफ डैश एक्स को हमको देखना है कि एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स 0 से π/2 के बीच में वर्धमान है या नहीं है। अब देखिए यहां तर्क वाली बात आ गई, तर्क करना पड़ेगा। तर्क क्या करना पड़ेगा कि 0 से π/2 ये जो हमारा इंटरवल दिया गया है, ये दिया गया है 0 से π/2, तो 0 ये हो गया, π/2 ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा पाई और ये 3π/2। 0 से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ, पहला वाला चतुर्थांश, और पहले वाले चतुर्थांश में cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन cos tan cos sec सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा। तो 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होगा। अंतराल, देखिए बात यहां अंतराल की है, अगर अंतराल बदल जाएगा तो उत्तर भी बदल जाएगा। यहां पर जो अंतराल है 0 से π/2 की बात की जा रही है। अंतराल 0 से π/2 में एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स है क्या, cos x, तो यहां लिखा जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि हम विचार किस पर करते हैं, cos x के पॉजिटिव निगेटिव होने पर हम विचार एफ डैश एक्स का ही तो करते हैं कि एफ डैश एक्स कैसा होगा। अगर cos x पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, अगर cos x निगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स भी निगेटिव होगा। तो यहां पर 0 से π/2 के बीच में cos x का मान धनात्मक है, अतः एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। और जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है, तब क्या होता है, अतः फलन वर्धमान है। अतः फलन वर्धमान है। क्यों वर्धमान है, इसलिए कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है। अब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा क्यों है, इसलिए कि एफ डैश एक्स का मान क्या है, cos x, और cos x 0 से π/2 के बीच में हमेशा धनात्मक होता है। ये सारी चीजें तर्क करने की है। मैंने कहा ना कि इसमें तर्क करना है, लिखना। अब ये अगर आप रफ में लगाएंगे तो जितना मैं कह रहा हूं ये सब आपको रफ में लिखना पड़ेगा। जब आप रफ में लिखेंगे तभी आपको ये चीजें याद रहेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फलन को हम अवकलन निकालते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हम ये देखते हैं कि एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब एफ डैश एक्स का मान cos x आया, cos x धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये कैसे पता लगे भाई, cos x तो ऋणात्मक भी हो सकता है ना, क्या जरूर थोड़ी cos x हमेशा पॉजिटिव होगा। cos x केवल पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, चौथे वाले में पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले की बात की जाएगी तो यहां क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका बी पार्ट जब आएगा। अब आप देखिए इसमें, ये तो हमने ए पार्ट लगाया, अब बी पार्ट की बात अगर हम करें तो बी पार्ट में क्या होगा, अंतराल π/2 से पाई, π/2 से पाई। बी पार्ट क्या है सवाल का, बी पार्ट है π/2 से पाई, और कह रहा है कि
ह्रासमान। बी वाले पार्ट में कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये ह्रासमान होगा। तो कैसे ह्रासमान होगा? पाई बाई 2 से पाई, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? जो अंतराल दिया गया है सेकंड में होगा, ये सेकंड में होगा हमारा। और सेकंड में कास क्या होगा? निगेटिव होगा। इसलिए एफ डैश एक्स का मान अंतराल इसमें एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा? एफ डैश एक्स का मान कास एक्स है, और कास एक्स का मान कितना आएगा इससे हमसे मतलब नहीं है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा मतलब इससे है। तो कास एक्स सेकंड वाले में निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव आएगा तो एफ डैश एक्स का मान क्या होगा? माइनस में आएगा, मतलब 0 से छोटा होगा। और 0 से छोटा होगा तो वही हमने यहां लिखा है कि अंतराल पाई बाई 2 से पाई, इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है। अतः फलन क्या होगा? ह्रासमान। फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। तीसरा पार्ट इसका सी क्या है? 0 से पाई अंतराल में न वर्धमान और न ह्रासमान। देखिए 0 से पाई की बात की है उसने, 0 से पाई, यहां से यहां तक। तो हम देख लें कि 0 से पाई तक कास एक्स का मान क्या होगा? भाई 0 से पाई तक तो कास एक्स का मान यहां से यहां तक तो धनात्मक होगा, यहां से यहां तक ऋणात्मक होगा। तो ना हम ये कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में ये वर्धमान है, और ना हम ये कह सकते हैं कि 0 से पाई के बीच में ये ह्रासमान है। क्यों? इसलिए क्योंकि 0 से पाई के बीच में इसका मान एक बार बढ़ता है, धनात्मक है, और एक बार ऋणात्मक है। तो यही उसने कहा है सी वाले पार्ट में कि ये इंटरवल जो दिया गया है 0 से पाई, इसमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि ना ये वर्धमान है और ना ह्रासमान है। तो हमको लिखना पड़ेगा सी वाले में अंतराल 0 से पाई में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हैं। अतः हम नहीं कह सकते, अतः न फलन का मान, सीधे सीधे ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, अतः फलन न वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। इसको हम कह नहीं सकते कि ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, क्योंकि ये दोनों हो रहा है। कुछ दूर 0 से पाई बाई 2 तक धनात्मक है, इसका मतलब वर्धमान है, पाई बाई 2 से पाई तक ह्रासमान है। तो 0 से पाई बाई 2 तक पूछता तो हम कहते कि ये वर्धमान है, पाई बाई 2 से पाई तक पूछेगा तो हम कहेंगे ये ह्रासमान है। लेकिन 0 से पाई तक अगर कहेगा तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि ये ह्रासमान है या वर्धमान है। इस तरीके से थोड़ा तर्क करना पड़ेगा इसमें। मेरी समझ से ये सवाल समझ में आ गया होगा। बस लगाने का लिखना कितना है यही आपको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बार, 2 बार, 3 बार आप रफ में लिखिए तो उसके बाद आप बिल्कुल खुद खुल जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि हमको कितना लिख देने पर सवाल पूरा संतुष्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 चौथा सवाल, अंतराल ज्ञात कीजिए।
जिनमें fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन f a वर्धमान है, b ह्रासमान है। दो सवाल इसमें पूछे हैं, इसमें दो पार्ट में आपसे उसने आंसर पूछा है। पहला तो वर्धमान कब होगा, दूसरा ह्रासमान कब होगा, क्या फलन ये दे दिया गया है। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं इतना आसान कर दूंगा इन सवालों को, आपको विश्वास नहीं होगा, केवल आपको तर्क करना सीखना चाहिए बस। हमने ये फलन लिख लिया, हमने जैसे बताया था कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, एफ डैश एक्स का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा ये, 2 दूनी 4, 4x माइनस 3x का क्या होगा, 3 होगा। अब यहां पर ये 4x माइनस 3 ये धनात्मक और ऋणात्मक होगा, तभी तो फलन हमारा वर्धमान और ह्रासमान होगा। सोचिए, ये हमारा जो f डैश x है, इसी को तो हम देखते हैं कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन देखें कहां, इंटरवल दिया हो, अंतराल दिया गया हो तो उसी अंतराल में चेक कर लें। अब यहां पर तो उसने सीधे सीधे अंतराले पूछ लिया, कह रहा अंतराल ज्ञात कीजिए। ये देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए कि किस अंतराल में ये धनात्मक होगा और किस अंतराल में ये ऋणात्मक होगा, उसने अंतराल पूछा है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि अब डैश एक्स बराबर 0 मान करके 4x माइनस 3 का, इससे हम x का मान निकाल लें, 3 को इस तरफ ले आओ तो ये हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4। x का मान हमारा आ गया 3/4। इसको हल करने का एक तरीका ये है, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब आपको लगता होगा कि कहां से तमाम दुनिया भर की ये चीजें इसमें आ रही हैं। तो संख्या रेखा कोई बहुत बड़ी चीज क्या है, इसमें हम सीधे सीधे सभी संख्याओं को लिख देंगे, वो संख्या रेखा हो गई। ये हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट। ऋण अनंत से धन अनंत तक हमने इसमें सारी संख्याएं लिख दी, सब जितनी संख्याएं सब इसमें भरी हुई हैं। अब हमको अपने मतलब की चीज इसमें देखना है। x का मान 3/4 है, तो देखिए अगर यहां पर हम 0 मान लें बीच में, इधर 0 के बाद धनात्मक संख्याएं हो गई, 0 के बाद इधर ऋणात्मक संख्याएं हो गई, 0 के बाद इधर धनात्मक और 0 के बाद इधर ऋणात्मक, तो ये 3/4 हमारा जो है ये धनात्मक है ना, ये तो धन में है। इसका मतलब कि ये 0 के इधर हो कहीं, ये 3/4 हो गया हमारा। अब ये 3/4 है, इसने संख्या रेखा को 2 भागों में बांट दिया है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब इंटरवल भी हमारे बन गए, देखिए एक बन गया इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और एक बन गया 3/4 से इनफाइनाइट। ये 2 इंटरवल आ गए, 2 अंतराल आ गए। ये अंतराल निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब इन्हीं दोनों अंतरालों में हमको ये देखना है कि किसमें ये वर्धमान होगा और किसमें ये ह्रासमान होगा। तो भाई पहले हम इस इंटरवल की बात करें, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच की कोई एक संख्या, 2 संख्या, जितना तुम्हारी इच्छा हो रख करके और चेक कर लो। fx में, f डैश x में हमको f डैश x ही तो देखना है, 4x माइनस 3। अब देखिए हमने बताया था कि अगर ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो ना माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे और ना 3/4 लिखेंगे, इनको दोनों को छोड़ करके हम बीच में कोई संख्या लिखेंगे। तो 3/4 के बाईं तरफ, इस तरफ कौन सी संख्या होगी भाई, एक तो इधर होगा, 3/4 तो 1 से कम है ना, ये इधर 1 कहीं होगा, 1 के पहले इधर 3/4 होगा, फिर आधा होगा, फिर 1/4 होगा, इस तरीके से होगा, फिर 0 होगा, 0 के बाद इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से 3/4 के बाईं तरफ की कोई एक संख्या, चलो 0 ही ले लो, हमने मान लिया 0, तो 3/4 के इधर होगा। अगर हम 0 लेंगे तो ये क्या आएगा,
अगर 0 लेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे, तीन बटे 4 से इस तरफ की कोई एक संख्या हमने ले लिया। अब मान लो हमने ले लिया -2, हमने ले लिया -2, तो यहां -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू -2 -3 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 -8 -3 इज इक्वल टू -11। अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 लेने पर 4 गुणे 0 0 आएगा, -3 आएगा। इस तरफ की कोई भी एक संख्या लेके देख लो, चेक कर लो, रफ में 3-4 संख्याएं लेके निकाल, खुद देख लिया करो। देखिए f डैश x का मान हमारा है 4x - 3, x बराबर 0 पर क्या होगा, 4 का 0 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 0 -3 बराबर 0 -3 बराबर -3 आएगा। x बराबर -1 पर 4 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू -4 -3 इज इक्वल टू -7। इस तरीके से इधर क्या आएगा, ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं। इस इंटरवल में -इनफाइनाइट से 3/4, इस इंटरवल में क्या होगा, f डैश x का मान ऋणात्मक होगा। अब ये हमने समझाया, हमको इसमें करना क्या है, लिखना क्या है, ये आपको रफ में सब करना है, इतना ही। ये चीज आप बना सकते हैं, ये चीज आप जितना मैंने बनाया, ये नंबर लाएंगे तो बनाने पड़ेगा इम्तहान में संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा के हिसाब से ही तो हम ये इंटरवल निकालेंगे। ये जो अंतराल बनेगा, ये अंतराल इसी तरह बनेगा, तो ये आपको एग्जाम में इतना अंतराल बना के दिखाना पड़ेगा। अब हम एक एक अंतराल को जो चेक करते हैं वो रफ में चेक कर लेते हैं। इस अंतराल में हमने चेक किया तो क्या आया, f डैश x का मान नेगेटिव आया। हम लिखेंगे अंतराल -इनफाइनाइट से 3/4 में f डैश x लेस देन 0 ऋणात्मक है, अतः फलन ह्रासमान होगा। अब 3/4 और इनफाइनाइट, इसमें 3/4 को छोड़ दें, इनफाइनाइट को छोड़ दें, इसके बाद वाली कोई संख्या ले लें, तो 3/4 के बाद की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे जो रख के देखो। अगर हम 1 लिखेंगे तो 4 एकम 4 में से 3 गया, 1 आएगा धन में। 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। इस तरीके से जो भी संख्या लेंगे f डैश x का मान धनात्मक होगा। 3/4 अंतराल 3/4 और इनफाइनाइट में f डैश x का मान धनात्मक है। धनात्मक है मतलब कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अतः फलन वर्धमान होगा। तो उसने कहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें पहला वाला वर्धमान हो। तो पहला वाला आंसर आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3/4 इनफाइनाइट में वर्धमान। ये ए वाला पार्ट हो गया। और इसी तरीके से बी वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 ह्रासमान। ये आपका आंसर होगा। तो हमने ये आपको अंतराल निकालने का तरीका बता दिया कि f डैश x का मान निकालो, उसको 0 लिखो, जो x का मान आएगा
संख्या रेखा पर उसको रख करके संख्या रेखा को, अब अगर x के 2 मान आते तो एक मान यहाँ कहीं लिखते, एक मान यहाँ लिखते, तो हमारे अंतराल कई अंतराल बन जाते, 3 अंतराल बन जाते। हम तीनों अंतराल पे चेक करते, आगे सवाल आएंगे इस तरीके से। तो ये सवाल आपका थोड़ा अच्छा सवाल था, अंतराल निकालना सीख लिया, क्योंकि अंतराल कई उसमें निकालना पड़ेगा आपको। क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 पांचवा सवाल, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f a वर्धमान b ह्रासमान। ठीक है, सवाल को समझिए, कोशिश कीजिए कि एक सवाल समझ में अगर आ गया कि सवाल को शुरुआत कैसे करनी है, सवाल में किस तरीके का क्या उपयोग किया जाता है, कि सवाल जो पूछा है उसमें वो हमारा सरल हो जाए, आसान हो जाए। देखिए सवाल में मैंने बताया कि सबसे पहले तो फलन को लिख करके उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा फलन है fx बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 6x² माइनस 6x 2 6x माइनस 36, या इसको हम 6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x सॉरी माइनस x माइनस 6, या इसके हम खंड कर दें। देखिए इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3 दूना 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ये गुणनखंड आपने पढ़ा बहुत है हाई स्कूल में 9th 10th में, ये गुणनखंड किया गया है। बस ये 6 x कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया x माइनस 3। इस तरीके से ये हमारा 6 x माइनस 3 यहाँ भी है तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 2। ये हमारा आ गया f डैश x। सारा दारोमदार हमारा अब इसी पर निर्भर करता है। देखिए अगर इंटरवल दिया गया होता, अंतराल दिया गया होता, तो उसी जो दिया गया अंतराल होता उसी अंतराल से हम x का मान रख करके और ये देख लेते कि ये हमारा f डैश x का मान धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अंतराल दिया नहीं गया है, बल्कि अंतराल ही पूछा गया है। तो अगर अंतराल निकालना है तो हमने बताया कि f डैश x का मान, इसको हम 0 रख करके और देख लेते हैं कि x का क्या मान आता है। f डैश x का मान अगर हम 0 लिखेंगे तो ये 6x माइनस 3 और x प्लस 2 ये मिलेगा हमको। अब 6 को इधर ट्रांसफर किया तो ये भी 0 हो जाएगा। x माइनस 3 को अगर हम 0 करते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। x इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए x के 2 मान आए। हमने अभी पिछले सवाल में बताया था कि जब 1 मान आया है तब, और जब 2 मान 3 मान आए, कितने भी मान आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा काम क्या है, ये हमने बनाई संख्या रेखा, ये हमारा हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट। इसमें मेरी समझ से कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान चीज है। एक लाइन खींच करके इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट लिख दिया। अब ये संख्या लिखना है हमको, x का मान 3 और 2। देखिए 3 और 2 कहाँ हो सकता है, अगर हम 0 लिखे, यहाँ पर मान लिया हमने 0। देखिए ये मैं इम्तहान में वाली बात नहीं बता रहा हूँ, इसको आपको रफ में करना है। इसको हमने बीच बीच में 0 मान लिया, 0 के इधर धन वाली संख्याएं, 0 के इधर माइनस वाली संख्याएं, ऋण वाली संख्याएं। हमारा ये 3 है, x बराबर कितना है 3, तो 3 कहाँ होगा, 0 के इधर होगा, तो ये हमने 3 मान लिया। x का मान ऋण 2, ऋण 2 जो है 0 से छोटा होगा तो कहीं इधर होगा, ये हमने माइनस 2 मान लिया। अब हमने 0 को गायब कर दिया, 0 से, क्योंकि 0 लिखा रहेगा तो उसकी भी फिर से एक समस्या पैदा करेगा वो। हमको नंबर, हमारी जो लाइन संख्या रेखा है, नंबर लाइन है,
इस नंबर लाइन पर हमने ये x के जो दोनों मान आए वो लिख दिए। अब देखिए हमारा इंटरवल बन गया, एक इंटरवल हमारा ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया, एक अंतराल ये बन गया। अंतराल क्या बना? माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से इनफाइनाइट, देखिए 3 अंतराल आए। अब इन तीनों अंतरालों में हमको ये देखना है कि हमारा f' का जो मान आया है ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। हर अंतराल पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम अंतराल पहले ले लें माइनस इनफाइनाइट से -2 वाला, माइनस इनफाइनाइट से -2 में हम मान रख के देखें f' क्या है हमारा, देखिए ये आया है f', इसी को हमको चेक करना है जो f' का मान आया है। f' बराबर 6 x - 3 और x + 2, ये हमने f' यहां लिख दिया। इस अंतराल में हमको इसी को चेक करना है। तो ये बताइए, देखिए -2 नहीं लिख सकते, माइनस इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, तो -2 और माइनस इनफाइनाइट के बीच की कोई संख्या ले लो। तो -2 के इधर क्या होगा? -3, -4, -5, -6, किसी एक को ले लो। मान लो हमने ले लिया -3, -3 हमने ले लिया। अब अगर -3 लेंगे तो जरा देखिए क्या आएगा, रफ में करना है इसको आपको। -3 लेंगे तो 6 -3 -3, ये -3 + 2, ये हम रफ में करके देख रहे हैं। 6 -3 और -3 क्या होगा? -6, 3 और 3 6, माइनस में आएगा। -3 + 2 क्या आएगा? -1। इस माइनस से ये माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन, ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव। इस अंतराल में धनात्मक आ रहा है, किसका मान? f' का मान, इसका मतलब वर्धमान होगा। अब जरा सा -2 और 3 के बीच में करके देखिए, ये रफ में आपको करना है। -2 और 3 में करके देखिए इसका मान, f' का मान 6। देखिए इस 6 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अगर धनात्मक होगा तो 6 से गुणा करने पर धनात्मक ही आएगा, ये अगर ऋणात्मक होगा तो 6 से गुणा करने पर ऋणात्मक आएगा। 6 का धन और प्लस माइनस आने में कोई रोल नहीं है, इसलिए 6 लिखने की जरूरत नहीं है। x - 3 हमने इसमें क्या लिया? 3 और -2 के बीच की कोई संख्या लें, तो 3 से छोटी संख्या हम क्या ले सकते हैं? यहाँ 2 ले लिया हमने, x बराबर 2 का। 3 और -2 के बीच में कोई एक संख्या लेंगे तो 3 से छोटी संख्या कौन सी इधर होगी? 2 होगी, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। -1 तक ले सकते हैं। चलिए अगर आपको लगता होगी माइनस तो -1 ले लें, इसके बीच में है -1। ये कितना है? देखिए x - 3 है ना, तो -1 - 3 हो जाएगा, -1 - 3, और ये -1 + 2, -1 + 2, x का मान -1 लिखा, -1 + 2, ये -1 + 2, -1 - 3 ये लिखा। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो आएगा -4, ये 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा? 1 धन में आएगा। 4 का 1 से गुणा करेंगे -4 आएगा, ये ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इस अंतराल में ह्रासमान होगा। अब इस अंतराल को देखिए, 3 और अनंत के बीच में, तो 3 के बाद कोई संख्या ले लीजिए, 4 5 6 7 8, कोई संख्या ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 कुछ ले लें। किसका मान निकालना है हमको? x - 3 और x + 2, इसी का मान निकालना है। 6 से तो कोई मतलब है नहीं। x का मान हम क्या ले सकते हैं? हमारा हमने 5 ले लिया, तो हो जाएगा 5 - 3, 5 धन 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 5 और 2 7 बराबर 14, ये धनात्मक आ गया। बस इतना अगर करना आ गया तो सवाल आपका लग गया।
देखिए माइनस इनफाइनाइट और -2 ये जो इंटरवल दिया गया है इसमें क्या रहा है, धनात्मक है। एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा, तो क्या होगा, फलन वर्धमान। धनात्मक आ गया, इसका मतलब फलन वर्धमान। इस इंटरवल में -2 3 वाले में क्या हुआ है, में एफ डैश एक्स का मान क्या आया है, माइनस में आया है, लेस देन 0, माइनस में आया, इसका मतलब 0 से छोटा है, तो क्या होगा, फलन ह्रासमान। तीन से इनफाइनाइट देखिए, अब यहां लिखना पड़ेगा अंतराल, अंतराल 3 इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स का मान कितना आया है, प्लस में आया है, ग्रेटर देन 0, फलन वर्धमान। तीनों हमने निकाल लिया। अब उसने ये पूछा है कि ए अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल लिखना है हमको किसमें, वर्धमान। किसमें वर्धमान, किस अंतराल में वर्धमान होगा, तो आंसर जब लिखेंगे हम, आंसर ए पार्ट किसमें किसमें आया है, देखिए अंतराल माइनस इनफाइनाइट, -2 और 3 इनफाइनाइट। तीन से अनंत। और ए वाला उत्तर बी ह्रासमान, ए वर्धमान लिख दो यहां, बी ह्रासमान के लिए केवल -2 3, इन अंतरालों में फलन वर्धमान और ह्रासमान होंगे। इस तरीके से देखिए करना वही काम पड़ा, फलन उसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स का मान 0 लिखा, एक्स का मान निकाला, जो एक्स का मान आया उसको संख्या रेखा में लिखा, संख्या रेखा में लिखने के बाद अंतराल निकाल लिए, अंतराल निकालने के बाद हर अंतराल में हमने एफ डैश एक्स को चेक किया कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, जिसमें धनात्मक आएगा उस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान होगा, जिस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक होगा उसमें फलन ह्रासमान होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 5वां कंप्लीट हो गया।